देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मोहन एक गरीब व्यक्ति था जो एक किराए के घर पर रहता था। उसके परिवार से उसकी पत्नी निर्मला और 17 साल की बेटी पूजा थी। मोहन मजदूरी किया करता था। कुछ सालों से उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। गरीबी की वजह से वो अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा पाया था। कुछ दिन पहले मजदूरी करते समय मोहन के पैर में चोट लग गई। उस दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और कई दिन काम पर नहीं जा सका। किराया ना दे पाने की सूरत में मकान मालिक कई बार घर से निकालने की धमकी दे चुका था और आज सेठ रंजीत अपने कुछ आदमियों के साथ आ धमका और वो गुस्से में बोला, मैं तुझे वक्त देते देते थक गया हूँ मोहन। तेरे ऊपर पूरे 6 महीने का किराया बाकी है। आज या तो किराया दे दे, नहीं तो तू और तेरा परिवार इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जा। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हैं सेठ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कुछ दिनों से बीमार पड़ा हूँ और मेरी पत्नी तो बीमार ही रहती है। मेरे पास इस वक्त इलाज के भी पैसे नहीं हैं। मैं भला आपका किराया कैसे दे पाऊँगा? मुझे कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए। इस पर रंजीत बोला, तो क्या मैंने तेरा ठेका लिया रखा है क्या? अगर किराया नहीं दे सकता तो निकल जाए यहाँ से और दूसरा किराएदार रख ले। सेठ रंजीत की बात सुनकर निर्मला रोते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए सेठ, मेरी एक जवान बेटी है, भला मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? इस पर रंजीत बोला, कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग किराया दो या फिर अभी निकलो। इतना कहकर सेठ रंजीत ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। रंजीत का इशारा पाते ही उसके आदमियों ने मोहन के घर के सारे बर्तन बाहर फेंक दिए और मोहन को उस परिवार सहित धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहन रो रो कर कुछ वक्त मांगता रहा, मगर रंजीत को उसके परिवार पर तरस नहीं आया। पूरा परिवार सड़क पर बैठकर रोने लगा। तभी एक तेज आंधी का बवंडर उठा और कुछ देर में शांत हो गया। अचानक एक आदमी, जो देखने में बड़ा अजीब सा था, मोहन के पास आकर बोला, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। अचानक उस आदमी को देखकर मोहन उस व्यक्ति की ओर गौर से देखने लगा। कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? इस पर उस आदमी ने बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं दूसरे गांव का हूँ। भला इस चिलचिलाती हुई धूप में तुम अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकोगे? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक पुराना घर है जो बरसों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो अपने परिवार के खाने का इंतज़ाम भी बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। इस पर वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, जब तक चाहो वहाँ रह सकते हो। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए, वैसे भी घर खाली ही पड़ा है। इस पर मोहन बोला, ठीक है। और फिर मोहन के पास उस व्यक्ति के बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ ही घंटों में मोहन और उसका परिवार दूसरे गांव में पहुंच गए। वो एक बहुत पुराने घर के सामने खड़े हुए थे। उस घर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बरसों से बंद हो। मोहन ने देखा वो घर कच्चा बना हुआ था। घर में 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन, और उस आंगन में एक बहुत पुराना पेड़ भी लगा हुआ था। उस पेड़ के पास ही एक कुआं भी था। मोहन और उसके परिवार को उस घर में बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। उस आदमी ने मोहन को घूरते हुए कहा, आज से इसे अपना ही घर समझो, और हाँ, रसोई घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर मोहन बोला, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। माफ़ करना, मैंने तो आपका नाम तक नहीं पूछा। इस पर उस व्यक्ति के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और फिर उसने कहा, मेरा नाम रमेश है, मैं अब चलता हूँ, कल मिलेंगे।
इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। मोहन थक हार कर एक चारपाई पर बैठ गया। मोहन ने देखा निर्मला और उसकी बेटी प्रीति अजीब नजरों से उस घर को देखी जा रही थी। तभी मोहन बोला, इस दुनिया में जहाँ सेठ रंजीत जैसे दुष्ट लोग हैं, वहाँ रमेश जैसे कितने अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बगैर किसी स्वार्थ के आज की दुनिया में इतना बड़ा घर कौन देता है? रमेश की बात सुन निर्मला बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज के वक्त बगैर किसी स्वार्थ के ऐसा कौन करता है। साथ ही निर्मला ने यह भी बताया कि वो लोग जब इस घर के पास आए तो आस पड़ोस वाले उन्हें बहुत ही बुरी तरह से देख रहे थे। इस पर मोहन ने कहा, तुम लोग इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। हमें रहने का एक ठिकाना चाहिए था और वो भगवान ने हमें दे दिया। शाम हो गई है निर्मला, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। तुम सब थके हुए हो, सो जाओ। मोहन, निर्मला और प्रीति को लेटते ही गहरी नींद आ गई। वो तीनों पेड़ के नीचे आंगन में ही चारपाई पर लेटे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घुंघरू पहनकर उस चारपाई के आसपास टहल रहा हो। अचानक मोहन को अपने गाल पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। मोहन चौंक कर तुरंत उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन ने जब अपने आसपास नजर डाली तो उसकी बेटी और पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मोहन की निगाह सामने की ओर गई। उसने देखा अंधेरे में कोई औरत खड़ी है जिसका कद लगभग 7 फुट के आसपास था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बाल बेहद लंबे थे। उसको देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो औरत भागकर पेड़ के पीछे बने हुए कुएं के अंदर कूद गई और एक दिल दहला देने वाली चीख उस कुएं से बाहर निकली। चीख सुनकर निर्मला और प्रीति तुरंत उठकर बैठ गए। तभी निर्मला बोली, ये चीख किसकी थी? इस पर मोहन बोला, पता नहीं, हम किसी गलत घर में आ गए हैं लगता है। मैंने एक बहुत लंबी और भयानक और चेहरे वाली औरत को देखा। वो कुएं के अंदर कूद गई। मोहन की बात सुनकर प्रीति पूरी तरह से डरकर रोने लगी। तभी निर्मला बोली, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। तुम सही कहते हो, हम गलत घर पर आ गए हैं। देखो ना, ये कितना पुराना घर है। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से यहाँ पर कोई आया ही ना हो। इस पर मोहन बोला, तुम लोगों ने सही कहा, यहाँ से भाग जाना चाहिए। मोहन ने ये कहा ही था कि अचानक कुएं में से वही औरत निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके पैर टेढ़े थे। उस औरत को देखकर तीनों चीखने लगे। अचानक उस औरत ने प्रीति को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने लंबे पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते वो प्रीति के शरीर का सारा खून पी गई। प्रीति की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। प्रीति ने वहीं दम तोड़ दिया और औरत प्रीति का मृत शरीर लेकर फिर से कुएं के अंदर कूद गई। ये देखकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वो तेज हवा ने तूफान का रूप ले लिया। जैसे आंगन में लगा बड़ा पेड़ उखड़ ही जाएगा। अचानक से वो औरत फिर से कुएं से बाहर निकली, मगर इस बार उसका चेहरा अलग था। वो चेहरा प्रीति का था, मगर बेहद खौफनाक। देखते ही देखते वो निर्मला को खींचकर कुएं के अंदर ले गई और निर्मला की चीख सन्नाटे में गूंज गई। मोहन चीखता हुआ मदद के लिए घर से बाहर निकलकर भागा, मगर मोहन ने देखा उस घर से थोड़ी दूरी के फासले पर बहुत से दहशत भरी निगाहों से लोग उस घर को देख रहे थे। मोहन चीखता हुआ उन लोगों के पास गया और बोला, मेरी बेटी और मेरी पत्नी को बचा लो। मेरी आंखों के सामने वो औरत दोनों को खींचकर उस कुएं के अंदर ले गई। तभी उस भीड़ में से एक साधु निकलकर मोहन के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हम सब जानते हैं बेटा,
लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दोबारा वापस उस घर में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी बेटी और पत्नी तो मिलेंगे, मगर इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मा के रूप में। इस पर मोहन बोला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तभी साधु ने बताना शुरू किया। बहुत सालों पहले इस घर में वृंदा नाम की एक लंबे कद की बदसूरत औरत रहा करती थी, जो शैतान की पुजारन थी। शैतान को खुश करने के लिए ना जाने कितने मासूम लोगों की बलि उसने ले ली थी। उसका एक शिष्य भी था, रमेश, जो अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर वृंदा के पास ले जाता। उस जमाने में ठाकुर मंजीत सिंह का इस गांव में दबदबा था। वृंदा ने ठाकुर की बेटी को नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की मौत पर ठाकुर बुरी तरह से तिलमिला गया। उसने गुस्से में आकर वृंदा और रमेश को मारकर टुकड़े टुकड़े करके उस कुएं में फेंक दिए। लेकिन मरने के बाद भी वृंदा का खौफ कायम था। इस घर में जो भी रहने के लिए आया वो मारा गया। इस घर को कई बार तोड़ने की भी कोशिश की गई, मगर जब भी कोई इस मकान को तोड़ने के लिए जाता तो कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती, क्योंकि आज भी उसका शिष्य रमेश लोगों को बहला फुसलाकर इस मकान के अंदर ले जाता है। कहते हैं कि वृंदा आज भी जिंदा है, मगर अपने शैतानी रूप में। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर मोहन अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। आज भी वो पागलों की तरह उस मकान के आसपास अपनी पत्नी और बेटी को पुकारता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।